आप सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सीटेट का एग्ज़ाम का जो डेट है नज़दीक आ रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से क्विक रिवीजन करवा दो। एनसीईआरटी बुक्स का मैं नोट्स बनाई हूँ, वो मैं आप लोग को रिवीजन करवा देती हूँ। तो आप लोग को अगर एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए, मेरा नोट्स चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। आप लोग मैसेज कर सकते हैं, तो मैं आप लोग को पीडीएफ डाल दूँगी, आप लोग ले सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। देर न करते हुए हम एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 1 और 2 को कवर किए हैं। इसमें पहला चैप्टर है विविधता की समझ। संविधान से मैं स्टार्ट की हूँ, पॉलिटी से। तो विविधता की समझ में बताया गया है कि केरल और लद्दाख के भौगोलिक स्थितियाँ एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। यहाँ हम यह भी देखते हैं कि दोनों क्षेत्रों के इतिहास में एक ही प्रकार की संस्कृति का प्रभाव है और दोनों ही क्षेत्र को चीन और अरब में आने वाली व्यापारियों ने प्रभावित किया है। तो आप लोग को पता होगा कि यहाँ अरब, जो लद्दाख है वहाँ अरब के व्यापारी आते थे, और केरल में चीन और भी देश के व्यापारी आए हुए हैं। तो यहाँ जो है केरल की भौगोलिक स्थिति ने मसालों की खेती का मसालों की खेती संभव बनाई। वहाँ का जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे लौंग, इलायची और विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती है, चावल और सब्जियाँ उगाई जाती हैं। और इसी तरह से दोनों में भी भिन्नताएँ हैं। तो देखते हैं कि लद्दाख में क्या इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो J&K मतलब इसमें पूरा हूबहू लिखा हुआ है एनसीईआरटी में कि जम्मू एंड कश्मीर के पूरब में बसा हुआ है। लद्दाख कहाँ बसा हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर के पूरब दिशा में बसा हुआ है, और एक रेगिस्तानी इलाका है। क्या है? ये कोल्ड डिजर्ट है, ये आपको ध्यान में रखना है। लगा इसकी जो खास किस्म की बकरी पाली जाती है यहाँ, जो लद्दाख में जो मेन पॉइंट है वो मैं लेकर के आई हूँ, यहीं से क्वेश्चन आएगा। खास किस्म की बकरी पाली जाती है जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ये पश्मीना ऊन उस बकरी से मिलता है जो ये लोग पालते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, लद्दाख व्यापार के लिए एक अच्छा रास्ता माना जाता है। जहाँ पे घाटियाँ हैं, जिससे होकर के अरब व्यापारी व्यापार करते हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ का सामान लेकर के जाते हैं। यह मध्य एशिया के काफिले तक पहुँच जाता है। जो घाटियाँ हैं यहाँ पे लद्दाख में, वो काफिले अपने साथ कच्चा कौन कौन सी चीज़ें लेकर के जाता है वो आपको याद रखना है। कच्चा रेशम और दरिया जो होता है बिछाने के लिए वो, और मसाले को लेकर के चलते हैं। यहाँ पूछेगा हूबहू इसमें से कि कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से उत्पाद लेकर के ये लोग काफिला एक दूसरे को पहुँचाते थे, आयात निर्यात करते थे। तो इसमें याद रखना कच्चा रेशम, दरिया और मसाले। लद्दाख को क्या कहा जाता है? लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है, ये याद रखना है। लद्दाख को छोटा तिब्बत कहा जाता है। 400 साल पहले इस्लाम धर्म से परिचय हुआ। लद्दाख में 400 साल पहले इस्लाम धर्म से ये लोग परिचय हुआ। यहाँ जो अधिक संख्या में कौन सा समुदाय है? तो मुसलमान समुदाय है। ये आपको याद रखना है, बिल्कुल आप इसे भूल नहीं सकते हैं, याद करके ही जाना है आपको। तिब्बत का ग्रंथ, ये आपको याद रखना। तिब्बत का जो ग्रंथ है केसर सागा, ये मेन इंपॉर्टेंट है। केसर सागा जो है तिब्बत का ग्रंथ है, जो लद्दाख में, ये कहाँ का है? तिब्बत का ग्रंथ है जो लद्दाख में फेमस है। लद्दाख के लोग इस ग्रंथ को गाते हैं। और यहाँ जो ये जो ग्रंथ है, मुसलमान और बौद्ध दोनों मिल करके इस केसर सागा के गाते हैं ग्रंथ को। तो ये आपको याद रखना है कि तिब्बत का ग्रंथ कौन सा है। मतलब केसर सागा जो है वो तिब्बत का ग्रंथ है, लद्दाख का नहीं। ये लद्दाख में पॉपुलर हुआ है। नेक्स्ट आपको लेकर के चलते हैं केरल। केरल में दिया गया है, केरल का एक बॉक्स बना करके दिया गया है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको लेकर के पॉइंट में बता रही हूँ। दक्षिण पश्चिम में कोने में स्थित है। केरल भारत के दक्षिण पश्चिम कोने में स्थित है। इधर स्थित है दक्षिण पश्चिम कोने में। एक तरफ समुद्र और दूसरी तरफ पहाड़ियाँ से घिरी हुई है। ये आपको मेन रूप से याद रखना। एक तरफ समुद्र है, दूसरी तरफ पहाड़ियाँ हैं। केरल में जो पहाड़ी है वहाँ पे काली मिर्च, लौंग, इलायची आदि ये सब सामान उपजाया जाता है। ये सब जो मसाले हैं वो पहाड़ियों में उगते हैं। केरल में सर्वप्रथम अरबी यहूदी आए। सर्वप्रथम यहाँ कौन से यहूदी आए? मतलब अरब के देश में, अरब के जो आए वो यहूदी थे। तो आपको ये याद रखना है कि केरल में सर्वप्रथम कौन आया? तो अरबी यहूदी आया। ईसा मसीह के धर्म दूत जो थे संत थॉमस, जो लगभग 2000 साल पहले यहाँ आए। ईसा मसीह के जो धर्मदूत संत थॉमस थे, तो 2000 साल पहले यहाँ आए। और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय इन्हें दिया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है, तो आपको मेन पॉइंट याद रखना है संत थॉमस।
नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। 700 साल पहले इब्न बतूता आए और मुसलमान समुदाय की इज्जत की और उसका तारीफ किया कि ये लोग कैसे एक दूसरे से मिलजुल करके रहते हैं, वो इब्न बतूता ने बताया, जो मोरक्को का यात्री था। विभिन्न ऐतिहासिक प्रभाव के कारण केरल के लोग विभिन्न धर्मों का पालन करते थे। यहाँ के बहुत चीन से आए लोग, अरब से आए और भी बहुत जैसे वास्को डी गामा आए वहाँ पुर्तगाल से, बहुत से देश से विदेश से यहाँ लोग आए, इसलिए यहाँ पे बहुत सारी धर्म के लोग आए तो अपना अपना धर्म लेकर के आए। इसलिए वहाँ जो केरल में बहुत सारे धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, जैसे यहूदी, इस्लामी, ईसाई, हिंदू एवं बौद्ध, ये सब धर्म यहाँ पे शामिल है। आज सभी के लोग मानने वाले लोग यहाँ रहते हैं। नेक्स्ट आपको बता दें कि नेक्स्ट पॉइंट जो है वो मछली पकड़ने वाले जाल के बारे में है। जो जाल जो है जिससे मछली पकड़ा जाता है, ये जो मछली पकड़ने वाला जाल ये चीनी यात्री लेकर के आए। चीन के जो जब लोग केरल में आए तो वो अपने साथ एक जाल लाए, जिस जाल का नाम है चीनी वाला। ये मेन पॉइंट आपको याद रखना है, चीनी वाला, ये जाल का नेट का नाम है, जो चीन के लोग लेकर के आए थे। जो बर्तन में मछली तलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है केरल में, उसे चीना चट्टी कहा जाता है। चीना चट्टी ये मछली तलने वाला वो फ्राइंग पैन है, जो जिसे चीना चट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट है कि यहाँ मछली, सब्जी, चावल, ये सब यहाँ के लोग का मुख्य भोजन है, मछली, चावल और सब्जी। और यहाँ कॉफ़ी का उत्पादन होता है, मतलब कॉफ़ी उगाया जाता है और टी उगाया जाता है, जितने चाय है यहाँ पे उगाए जाते हैं। भारत की खोज, इस नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि कैसे भारत की खोज नेहरू द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया पुस्तक है, जिसमें बताया गया है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी गई चीज़ नहीं है, यह बल्कि यह बहुत गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास व प्रथाएं को स्वीकार करने की भावना है। अनेकता में एकता का विचार भी नेहरू द्वारा दिया गया है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है जो बुक में दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर है विविधता में भेदभाव। इसमें 2-4 मुख्य पॉइंट है जो मैं आपको बता रही हूँ कि पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है, इसके बारे में बताया है। तो इसको पूर्ण संक्षेप रूप में मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसका अर्थ पूर्ण निर्णय है, अर्थात किसी मामले के तथ्य की जांच के बिना ही जो राय बना लेना है, उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। जैसे कोई भी निर्णय नहीं लेंगे और उससे पहले ही हम राय बना लेते हैं, कि उसी को पूर्वाग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट जो है रूढ़िवादी। जब हम लड़का लड़की को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे हम रूढ़िवादी कहते हैं। लड़का लड़कियां किसी भी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं, जैसे दलित जाति है, दलित जाति के जितने भी लोग हैं उसको एक ही समुदाय में बांट दिए तो उन लोग रूढ़िवादी धारणा कहा जाएगा। संसार में जितने भी धर्म है उसमें मुख्य 8 धर्म है, जो एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, वो आपको मेन पॉइंट में याद रखना है। संसार में 8 मुख्य धर्म है। भारत इन 8 धर्मों का अनुयायी है। यहाँ 16 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है। ये आपको मेन पॉइंट याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये सब लिखा रहता है, आपको छांटना पड़ता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ, जो दलित थे और बहुत ही भेदभाव का शिकार हुए थे, रूढ़िवादी धारणा का शिकार हुए थे। वो अपनी आत्मकथा इस बुक में लिखे हुए हैं कि कैसे उनके साथ भेदभाव किया जाता था, उनको बस में नहीं बैठने दिया जाता था और पानी भी नहीं दिया जाता था, उनको दूर से ही पानी पीने के लिए दिया जाता था। ये छोटा सा उनका कहानी है। उनके पिता जो थे दलितों में सबसे बड़े नेता के रूप में, संविधान के पिता इन्हें कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को, एवं दलितों का सबसे बड़ा नेता के रूप में उभरा था। मुझे थे इतना आपको मेन पॉइंट याद रखना है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम 3, 4, 5 लेकर के आएंगे। कैसा लगा आपको ये नोट्स वीडियो, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।